देशदीप सक्सेना, वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, एक बार फिर बातचीत का मौका आपके साथ, तो शुरुआत आपसे ही करती हूँ। ये बताइए, जो वोटिंग परसेंटेज इस वक्त जो हमारे सामने है 3 बजे तक की, पिछले बार के मुकाबले में क्या आप कहेंगे, किस तरह से इसको असेस करेंगे? कुछ जगहों पे जहाँ पे वोट परसेंटेज बढ़ना चाहिए था, खास करके छत्तीसगढ़ में, उन जगहों से उतनी वोटिंग नहीं हुई है। ऐसा नंबर अभी अभी तक दिख रहे हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से ज्यादा बेहतर वोट करता है। एक तो छोटा राज्य है, तो वहां पर और विधानसभाएं भी छोटी हैं उस हिसाब से। तो वहां पर मत प्रतिशत बढ़ना चाहिए। जो अभी आपके साथी बता रहे थे, तकरीबन 70%, उसको बढ़कर 72-75 तक तो जाना चाहिए, ऐसा लग रहा है। और शायद जब रिकंसिलिएशन होगा और तमाम आंकड़े आ जाएंगे तो ये आंकड़े नंबर दिखाई देंगे। मध्य प्रदेश में जो शहरी इलाके हैं, उन शहरी इलाकों में कुछ जगहों पर वोट कम गिर रहे हैं। और ये शहर के जो मतदाता हैं वो मूल रूप से बीजेपी के मतदाता माने जाते हैं, ऐसा लगता है। जैसे कि देशदीप भी भोपाल में बैठे हुए हैं, जैसे अभी नरेला से खबर है कि वहां पर वोट कम गिरे हैं। तो वहां पर विश्वास सारंग मंत्री हैं। तो एक मंत्री के इलाके में वोट कम गिर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? बहुत सारे मतलब निकल सकते हैं वैसे तो इसके, लेकिन आप देखिए कि शहरी इलाकों में अगर इसी तरीके से मतदान चला, और जो जो ग्वालियर और चंबल के इलाके हैं, उन इलाकों में जिस तरीके से जो खबरें हैं कि कुछ दलित बस्तियां हैं जहां पर वोट को लेकर संघर्ष है, तो और उनके संघर्ष अगर अगड़ों के साथ हैं, तो वो किन पार्टियों को सपोर्ट कर रहे थे, ये इस बात को समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो जो वोटिंग है उसमें कुछ चिंताएं उभर कर आनी चाहिए बीजेपी के लिए अभी के हालत में। क्योंकि कुछ शहरी पॉकेट्स में अभी तक जो मुझे रुझान मिल रहे हैं कि मतदान कम हुआ है। गांव में अगर मतदान झूम कर होता है और कर्ज माफी जैसे वादे हैं, तो 2018 में जो सबसे बड़ी स्क्रिप्ट थी सिक्का, वो ये थी कि जी। अ, इसी स्क्रिप्ट पर कहा जाता है कि कमलनाथ का जो सबसे बड़ा वादा गांव में लोगों को याद रहा है और अभी भी याद है, वो है कर्ज माफी। और हम्म। उसके अराउंड ही सारी की सारी चुनाव की स्क्रिप्ट लिखी गई थी कमलनाथ की, और उन्होंने दोबारा वो चल दिया है। तो अगर उसका असर दिखाई देगा तो बहुत ज्यादा दिखाई देगा। जी। और खासकर कि मतदाता आउटरीच तक का अगर प्रोग्राम की बात करें, तो चुनाव आयोग ने कल जो प्रेस रिलीज जारी की है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है। कि 354 विज्ञापन लेकर कांग्रेस पहुंची थी चुनाव आयोग के पास उसके क्लियरेंस के लिए, और हम्म। 304 विज्ञापन लेकर पहुंची थी बीजेपी। बीजेपी ने जो अपना कुल जमा खर्चा किया है, जो ऊपर से दिखाई देता है कि उसका मेन स्ट्रीम मीडिया पे बहुत ज्यादा फोकस था, लेकिन कांग्रेस ने अपना तकरीबन अस्सी जी। फीसदी जो मीडिया बजट था उसको सोशल मीडिया और बाकी की जगहों पर लेके गई थी। तो हम्म। कांग्रेस ने रणनीतिक लिहाज से बहुत सारे फेरबदल किए हैं अपने वोटर आउटरीच प्रोग्राम में। चलिए। और जो देख जी। तो आप जो कह रहे हैं कि अब देखना होगा कि रणनीति के तौर पर दोनों ही पक्ष तैयार थे, अब देखना होगा कि आखिर आज किस तरह का फैसला उस ईवीएम मशीन में बंद हो चुका है। जो बात देशदीप जी अभिषेक कर रहे थे, उसको ज़रा अगर हम सरल भाषा में समझें हमारे दर्शकों को, कि अगर वोटिंग परसेंटेज दोनों राज्यों में बहुत ऊपर जाता है पिछले विधानसभा चुनावों के मुकाबले, तो किसको चिंता करने की ज़रूरत है, बीजेपी को कि कांग्रेस को? देखिए, एक जमाना था जब ये माना जाता था कि अगर वोटिंग परसेंटेज ज्यादा जाता है तो वो जो पार्टी इन पावर है, जो सरकार सत्ता में है, वो उसके खिलाफ जाया करता था। अभिषेक जी शायद मेरी बात से ताल्लुक रखते होंगे कि ये माना जाता था कि जो अगर लोग बढ़ चढ़ के वोट कर रहे हैं तो वो शायद सरकार के खिलाफ वोट कर रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से लोगों ने इसको रीडिफाइन किया है, इसको, इसकी परिभाषा को बदला है। और अ, अब देखिए, जैसे लाडली बहना योजना की बात से शुरू करें। अभी अभिषेक जी ने भी उस बात, अभी आपके पहले जो हमारे अनुराग द्वारी जी को बता रहे थे कि कितने हम्म। करीब 1 करोड़ 30 लाख महिलाएं हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। तो दो तरह की महिलाएं हैं जो हिस्सा ले रही हैं। एक, महिलाओं का वो वर्ग जिनको उसका लाभ नहीं मिल रहा है। सिक्का एक बहुत बड़ा वर्ग है मध्य प्रदेश में जो उस लाभ से वंचित है। एक दूसरी बात यह है कि एक बहुत बड़ा वर्ग है महिलाओं का जिनको हम डेस्टिट्यूट्स बोलते हैं, या विधवा पेंशन थी 600 रुपए की,
उन महिलाओं की वो पेंशन बहुत समय तक बंद रही थी, जस्ट बिकॉज कि जी। लाडली बहना योजना आपने शुरू कर दी थी। तो इनका जो पैसा था 600 रुपए महीना का, वो उनको मिलना बंद हो गया था। तीसरा, आदिवासी इलाकों में महिलाओं को 2017 से एक जी। हजार रुपए मिलते थे कि आप ये 1,000 रुपए हम आपके खातों में डाल दें, जिससे कि आप खाइए पीजिए और आपका कुपोषण दूर होगा। तो ये जो हम्म। 600 रुपए है और एक 1,000 रुपए, आदिवासियों के वो 1,000 रुपए मिलना बंद हो गए थे। अभी जब मेरी दिन भर बात हो रही थी, तो आदिवासी इलाकों में भी बढ़ चढ़ के महिलाएं वोट कर रही हैं, चाहे वो धार झाबुआ का इलाका हो, चाहे वो हमारे पालपुर जी। पूनों से, जहां से इस लाइन देशदीप आने जी, थे इस पर मैं चाहे विस्तार से चारिया। आऊंगी, अभी छोटा सा एक नहीं, ब्रेक मैं ये लेना है कहना जो चाह रहा हूँ, आप मैं बात। केवल ये कहना। बिल्कुल, मैं जी आपके पास मैं लौट रही हूँ इस छोटे से ब्रेक के बाद, लेकिन जो आप बात कह रहे हैं कि अगर वोटिंग परसेंटेज ऊपर भी जाती है तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये सरकार के खिलाफ, जो मौजूदा सत्ताधारी पार्टी है उसके खिलाफ की नाराजगी की वजह से लोग बाहर निकल कर आ रहे हैं, जो आमतौर पर पहले एक ट्रेंड रहा है। हम लौट रहे हैं इन दोनों मेहमानों के पास इस छोटे से ब्रेक के बाद, और उत्तर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम जानकारियां इस ब्रेक के बाद। मध्य प्रदेश में मतदान जारी है। इस बीच आज मुरैना की दिमनी विधानसभा सीट के 2 पोलिंग बूथों पर हंगामा हुआ। यहां मतदाताओं को रोकने टोकने को लेकर 2 पक्षों में आपसी भिड़ंत भी हुई। इसके बाद वहां जमकर पथराव हुआ, जिसके बाद पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को खदेड़ दिया। इस पूरी घटना के बाद एहतियात के तौर पर पुलिस ने प्रत्याशियों की सुरक्षा को देखते हुए कार्रवाई की है। यहां से बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी के उम्मीदवारों को हिरासत में ले लिया गया। इन सबको पुलिस लाइन में रखा गया है। ये थाना दिमनी क्षेत्र अंतर्गत मेरखान चौकी है, उसके 147-48 जो मतदान केंद्र है, एक संवेदनशील बूथ है। यहाँ पर बीएसएफ भी तैनात है। आज सुबह यहाँ पर सूचना मिली थी कि 2 पक्षों के बीच में विवाद हो गया है और इसमें पत्थरबाजी हो रही है। तत्काल पुलिस वहाँ पहुँची और बलवाइयों को वहाँ से खदेड़ा गया। इसमें एक व्यक्ति के सिर पर चोट आई, जिसको इलाज के लिए दिमनी भेजा गया है और हाल फिलहाल शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। घायल हुआ है, एक व्यक्ति घायल हुआ था, तो इसको इलाज के लिए दिमनी भेजा गया। सर अभी आपको जाना होगा, लेकिन कई जगहों से हिंसा की भी खबरें आ रही है, खास करके मुरैना में। आपकी कुछ बात ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई घटना, बड़ी घटना नहीं हुई, छोट-मोट घटना हो रही है। पुलिस की कार्रवाई बहुत कमज़ोर है। पुलिस कहीं तो पुलिस बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही है। आपने मुरैना एसपी के बारे में कहा कि वो, मैंने तो खोल के कहा कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। और लौट रहे हैं हमारे मेहमानों के पास। देशदीप सक्सेना, अभिषेक शर्मा हमारे साथ लगातार भोपाल से बने हुए हैं। देशदीप जी, इस ब्रेक से पहले जो बात आप कर रहे थे कि जो महिलाओं को लेकर दोनों के जो वादे हैं, दोनों पार्टियों के जो इरादे हैं, वो एक तरह से महिलाओं को घर से बाहर निकालने में कामयाब हुए हैं, लेकिन ये वोट किसके पक्ष में पड़ रहे हैं ये इस वक्त कहना मुश्किल है। जी बिल्कुल, ये वोट किसके पक्ष में पड़ रहे हैं इसका कहना मुश्किल है। खासतौर से वो जो बेनिफिशियरीज हैं, जो मैं बात कर रहा था, जो हमारी बात जो अधूरी छूट गई थी, कि इसमें 2 तरह की महिलाओं का वर्ग है। देखिए, एक वो वर्ग जिसको अभी तक उसके बेनिफिट्स नहीं मिले हैं। कई लोगों ने उसमें रजिस्टर कराने की कोशिश की कि उनको लाडली बहना का लाभ मिल जाए, लेकिन उनको वो लाभ नहीं मिला। तो ये संख्या काफी बड़ी संख्या है, क्योंकि आप सबको दे नहीं सकते। जिस तरीके से एन वक्त पे ये योजना लागू की गई थी, पहले घोषित की गई, फिर लागू की, तो बहुत जल्दबाजी में एक बहुत बड़ा वर्ग महिलाओं का छूट गया था। फिर मैं आपको बता रहा था कि कैसे जो डेस्टिट्यूट्स हैं, विधवाएं हैं, जिनको 600 रुपए की केवल एक वो मिलता है, राशि मिलती है महीने की, वो राशि उनको पिछले बहुत महीनों से नहीं मिल रही थी, जब से लाडली बहना शुरू हुई। इस महीने वो राशि पहली बार मिली। इसके अलावा मैं बता रहा था आपको कि 1,000 रुपए 2017 से शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार आदिवासी महिलाओं को दे रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी संख्या में उनको उनका 1,000 रुपए नहीं मिल रहा था। तो ये वो वर्ग है जो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है इन सभी इलाकों में, इस आशा में कि जब नई सरकार आएगी तो उनका लाभ, जो कांग्रेस ने जो योजना घोषित करी, जिसमें 1,500 रुपए देने की बात करी है, उनका लाभ उनको मिलेगा, वो उस योजना में लागू हो सकते हैं। इस दूसरी तरफ जो बीजेपी के जो बेनिफिशियरीज हैं, वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। खासतौर से बीजेपी ने कोशिश करी है उनको मोबिलाइज करने की, कि वो बड़ी संख्या में वहां जाके पोलिंग करें।
एक और बहुत बड़ा वर्ग है जो मैं समझ रहा हूँ इस बार पोलिंग कर रहा है, वो है युवाओं का, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है जी। मध्य प्रदेश में। बेरोजगारी और शिक्षा, ये मुद्दा है। मैं सुबह से ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ, चाहे वो न्यूज चैनल्स में उनकी बात आ रही हो, या मैंने जो थोड़ा बहुत भोपाल में घूमा है जब लोग वोट करने आ रहे थे बच्चे, कि वो शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, वो बेहतर शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से एक ब्रेन ड्रेन शब्द का इस्तेमाल कर रही थी कई बच्चियां, कि मध्य प्रदेश से, भोपाल से क्यों हमें पूना में या बेंगलोर में या हैदराबाद में नौकरी करने को जाना पड़ रहा है। जो यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर पार्क की बात हो रही थी कि यहाँ पर खुलेंगे मध्य प्रदेश में, नौकरियां क्यों नहीं जनरेट हुई, वो सॉफ्टवेयर पार्क का क्या हुआ? इंदौर में खुलना था, भोपाल में खुलना था, वो क्यों नहीं हुए? तो शिक्षा और रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। एक और इससे जुड़ा हुआ मुद्दा है जी। कि किस तरीके से हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में, चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स हो, उनके रिजल्ट 2019 से रेगुलरली नहीं आ रहे हैं, चाहे वो स्टेट फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम हो या अलग अलग एग्जाम हो जो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कंडक्ट करती है। आखिरी जो एग्जाम हुआ था अभी देखिए पटवारियों का, जो कि 5 साल में एक बार हुआ था, करीब 9 लाख बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, जी। उसमें भी घपला आ गया, वो भी एक बड़ा स्कैम साबित हुआ। और उस स्कैम के बाद 9 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में। वो बच्चे जिनका सिलेक्शन हो गया, उन्हें नहीं मालूम कि वो सिलेक्शन हुआ है कि नहीं, क्योंकि वो एग्जाम होल्ड पे है। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी कि मैंने एक 1 मैन कमीशन बिठाया है प्रोब करने के लिए, और उसकी अगस्त का जो आखिरी दिन था वो उसकी डेडलाइन है, तब तक प्रोब पूरी हो जाएगी और आपको मालूम पड़ जाएगा जी। कि तो किसको उस आप एग्जाम कह का रहे हैं क्या कि हुआ। जो लेकिन फर्स्ट कुछ टाइम नहीं युवा वोटर्स हैं और जो युवा वोटर्स हैं और महिला वोटर्स हैं वो बढ़ हुआ। चढ़कर इस बार बाहर निकल रहे हैं और अपने अपने मुद्दों को या अपने अपनी जो उनके लिए जो मांगे हैं वो कौन उनके लिए वो पूरा करेगा, वो ये देखकर वोट कर रहे होंगे आज शायद। बिल्कुल। अभिषेक, ये जो ट्रेंड है फर्स्ट टाइम वोटर्स का, युवा वोटर्स का और महिला वोटर्स का, ये ट्रेंड हमने आज छत्तीसगढ़ से आ रही तस्वीरों में भी देखा और भूपेश बघेल को भी सुना कि ये एक तरफा लड़ाई है वहाँ छत्तीसगढ़ में और जो भी निकल कर आ रहा है वो उनके लिए निकल कर आ रहा है। लेकिन हकीकत ये भी है कि भूपेश बघेल के लिए इस बार ये लड़ाई इतनी आसान नहीं रहने वाली पिछले बार के मुकाबले। बिल्कुल। देखिए, जैसा कि मैंने आपसे बात की थी कि 29 ट्राइबल सीट में से अगर आपके पास 26 हैं तो ये अभूतपूर्व किस्म की जीत थी पिछली बार की, जिसमें ऐसा लग रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी रमन सिंह जी के खिलाफ बहुत ज्यादा थी और जो धान का मसला था वो बहुत ज्यादा डिविडेंड दे रहा था भूपेश बघेल को। हालांकि मैं आपको बताऊं कि देशदीप भी हैं, आप भी मध्य प्रदेश की, पुराने मध्य प्रदेश की टोपोग्राफी से उस तरीके से परिचित है कि आप देखिए कि जो बस्तर का जो ऊपरी इलाका है वहां पर ये धान की कीमतों ने काम नहीं किया था, लेकिन निचले इलाकों में काम किया था। लेकिन ऊपरी इलाकों में जो आदिवासी इलाके हैं वहां पर भूपेश बघेल की सरकार का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था पिछली बार जब वो चुनाव में थे। जो पहली 20 सीटें थी, अब उनमें थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो सकती है। तो भूपेश बघेल का कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है कि वो 75 पार लेके जा रहे हैं, मुझे नहीं पता है। हाँ, एक बात जरूर है कि उन्होंने मैदानी इलाकों में धान की फसल की कीमत अच्छे देकर लोगों को साधा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वहां पर एक अच्छी कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है जो बीजेपी दे रही है उनको। आप देखिए कि जो धान का भाव है, इस बार बीजेपी ने भी ठीक ठाक अनाउंस किया 3100 के करीब, और 3100, और कांग्रेस ने 3200 दिया है। समर्थन मूल्य देने की बात करिए या उनको हेल्प करेंगे। और बीच चुनाव में भूपेश बघेल को लगा कि महिलाओं के लिए उन्होंने कम ऐलान किए हैं और बीजेपी उनसे बाजी मार सकती है, इसलिए एंड चुनाव के बीच में उन्होंने अपना एक तरीके से उनकी हताशा दिखाई देने लगी थी और उन्होंने आगे आगे आकर काम किया। मध्य प्रदेश के मुकाबले छत्तीसगढ़ बीजेपी को ज्यादा अच्छी स्थिति में दिखाई देता होगा, ऐसा मुझे लगता है। उसकी कई सारी वजहों से एक बड़ी वजह तो ये भी है कि वहां पर उतने धड़े काम नहीं कर रहे थे जितने मध्य प्रदेश में काम कर रहे थे। युवाओं की अगर आप बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में एक चीज अच्छी हुई है भूपेश बघेल की, वहां पे बेरोजगारी दर कम है। लेकिन जो इनकम्बेंट मध्य प्रदेश के साथ अगर आप मुकाबला करने की कोशिश करेंगे तो मध्य प्रदेश में अगर कोई व्यक्ति 18 साल का था, उसने पहली बार वोट डाला होगा, तो आज वो 36 साल का है और वो सिर्फ बीजेपी की सरकारें देख रहा है। और उसकी हताशा होना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि एक ही सरकार होते होते आदमी थक जाता है। और
मध्य प्रदेश के चुनाव में कई बार ये सवाल उठा था कि क्या एक चेहरे से लोग बहुत ज्यादा थक चुके हैं, ये बार बार सवाल उठे हैं। भूपेश बघेल के लिए छत्तीसगढ़ में स्थितियां कमोवेश ठीक कही जा सकती हैं अभी की स्थिति में, लेकिन वो जो नंबर्स थे कि 75 या 68 या 70, ये बहुत मुश्किल काम है इस बार, क्योंकि जो नंबर्स हैं वो उनको उस तरीके से अब नहीं मिल पाएंगे। उसकी दो बड़ी वजह भी ये भी हैं कि देखिए, जो 2.5 साल वाले फॉर्मूले मसला था सिक्का, जिसमें टीएस सिंह को लाना था, वो फॉर्मूला फेल हो गया है। और आप देखिए कि कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा खुद की चिंता करनी पड़ती है जहां पे भी वो सत्ता में होते हैं। आपको राजस्थान पता है कि क्या हाल है वहां पे। यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी अगर ये सत्ता में आ जाएंगे तो इनका भी वही हाल होगा जो इस समय भूपेश बघेल का होगा, क्योंकि कांग्रेसियों को पहले अपने घर को बचाना होता है, क्योंकि वो लाख महल में रहते हैं अक्सर। जो तो कौन सा लाखागृह में कौन आग लगाएगा उनको नहीं पता है। तो भूपेश बघेल का जो सत्ता है इस समय, उसमें बहुत सारे घरों में, कमरों में बहुत सारे विद्रोही हैं। 22 विद्रोही खड़े हुए हैं, बागी हैं। ठीक है, आपने 22 टिकटें काटी हैं, तो जिन लोगों की टिकट काटी, कुछ लोगों को तो साध लिया आपने, लेकिन बाकी के लोगों ने कोई ना कोई प्रतिनिधि के तौर पर उतारा है किसी ना किसी को। तो आसान नहीं है उनके लिए इस बार पिछले बार के मुकाबले इतना से। आसान आप लगातार कह रहे हैं, और वाकई जो वोटों की गिनती वाले दिन अभिषेक आपसे बातचीत हम ज़रूर करेंगे, और ये जो दिलचस्प एनालिसिस आपने की है बहुत दिलचस्प है, इस पर एक बार फिर विस्तार से चर्चा होगी। आज इतना ही वक्त था। देशदीप जी और अभिषेक, आप दोनों का शुक्रिया इस विश्लेषण के लिए।